हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आज आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। मींस मैट्रिक्स मेथड की मदद से जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं या लीनियर इक्वेशंस का जो सिस्टम है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। कंसीडर ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज एक लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम को हम लोग इस तरह से कंसिडर कर रहे हैं 1 x1 + a12 x2 + एंड सो ऑन। ये इक्वेशन सिस्टम इसलिए कहलाती हैं क्योंकि ये एक इक्वेशन है, इसमें कई इक्वेशंस हैं, इसलिए पूरा एक सिस्टम फॉर्म करती हैं। और इन इक्वेशंस में जो अननोन या वेरिएबल्स हैं x1 x2 xn वो सब 1 डिग्री के हैं। तो इस तरह की इक्वेशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहलाएंगी। a11 a12 a1n एंड सो ऑन ये सभी कोफिशिएंट्स हैं, x1 x2 xn वेरिएबल्स हैं और b1 b2 bm ये कुछ कांस्टेंट हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में हम लोग इनको इस तरीके से लिख सकते हैं। एक मैट्रिक्स हम बनाएंगे m/n ऑर्डर की, जिसमें हम सभी कोफिशिएंट्स रख देंगे a11 a12 a1n। एक कॉलम मैट्रिक्स बनेगी 1/n/1 ऑर्डर की x1 x2 xn और इस तरह से b1 b2 bm ये कॉलम मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को हम लोग ax = b फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। a जो a1 a2 कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स थी इसको कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं। x यानी x1 x2 xn जिसमें सभी वेरिएबल्स या नोन थे, और b जिसमें b1 b2 bm सभी कांस्टेंट्स हैं। तो a मैट्रिक्स को हम लोग कोफिशिएंट मैट्रिक्स, x को वेरिएबल या नोन मैट्रिक्स और b को कांस्टेंट मैट्रिक्स कहते हैं। अगर b पोर्शन जीरो हो जाए, मतलब जितने भी कांस्टेंट टर्म्स हैं वो सभी जीरो हो जाएं, तो जो सिस्टम ax = 0 फॉर्म होता है इसको हम लोग होमोजीनियस लीनियर सिस्टम कहते हैं। और अगर b जीरो नहीं है तो सिस्टम ax = b को हम लोग नॉन होमोजीनियस सिस्टम कहते हैं। टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट वन इज कंसिस्टेंट। ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ दे हैव वन और मोर सोल्यूशन। अगर किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन के एक या एक से ज़्यादा सोल्यूशन हो तो ऐसे सिस्टम को हम लोग कंसिस्टेंट कहते हैं। इंटरमीडिएट में जो इक्वेशंस इस तरह की पढ़ाई जाती है इनको सॉल्व करने का मैट्रिक्स मेथड से, वो हमेशा कंसिस्टेंट ही होती हैं, उनका हमेशा एक सोल्यूशन निकलता है। इसमें भी दो पोर्शन है। इन दोनों इक्वेशन को देखिए, x + 2y = 4, 3x + 2y = 2 लेफ्ट साइड वाला सिस्टम, और राइट साइड वाला x + 2y = 4, 3x + 6y = 12। जो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है इसमें अगर हम उसको सॉल्व करें तो x और y की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू निकलेंगी, लेकिन राइट साइड वाली जो इक्वेशंस हैं उनको अगर हम सॉल्व करें तो x और y की कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं निकलेगी, बिकॉज जो राइट साइड में सेकंड वाली इक्वेशन है 3x + 6y = 12 वो ऊपर वाले पार्ट में ही 3 से मल्टीप्लाई करने पाती है। मीन्स ये दो इक्वेशंस नहीं है, एक ही इक्वेशन है। तो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन जो है वो यूनिक सोल्यूशन देगा और राइट साइड वाला सिस्टम इनफाइनाइट सोल्यूशन देता है। द नेक्स्ट वन इज इनकंसिस्टेंट। मीन्स इफ ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन, ऐसे भी सिस्टम इक्वेशन हो सकती है इनका कोई सोल्यूशन ना हो, ऐसा सिस्टम इनकंसिस्टेंट कहलाता है। दैट इज इस इक्वेशंस को देखिए, x + 2y = 4, 3x + 6y = 5। इन इक्वेशंस का कोई सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। हम कैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की कंसिस्टेंसी को चेक करेंगे? एक सिस्टम हमने कंसिडर किया, वही जो पीछे लिखा था हम लोगों ने, और उसको हम लोगों ने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया जो हमारा ax = b फॉर्म है। नाउ अब हम लोग एक मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे नई a b। इस मैट्रिक्स कैसे फॉर्म करेंगे? पहले ए मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट हैं वो लिख दिए जाएंगे और फिर बी मैट्रिक्स के एलिमेंट एक कॉलम में लिख दिए जाएंगे। इस मैट्रिक्स को, जो ए बी मैट्रिक्स बनी है, इसको हम लोग अगुमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। अब अगुमेंटेड मैट्रिक्स को हम लोग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाकर इचेलॉन फॉर्म में चेंज करेंगे। इचेलॉन फॉर्म मतलब डायगोनल के नीचे के जितने एलिमेंट हैं या उनको जीरो बनाएंगे, या तो डायगोनल नीचे या डायगोनल के ऊपर के, लेकिन नॉर्मली हम लोग डायगोनल के नीचे के ही सभी एलिमेंट को जीरो बनाते हैं। और इसकी हेल्प से हम लोग रैंक ए और रैंक ए बी फाइंड आउट करेंगे। अब 3 केस एराइज होते हैं। पहला, कंसिस्टेंट इक्वेशंस के लिए अगर रैंक ए और रैंक ए बी इक्वल है तो ऐसा सिस्टम, ऐसी इक्वेशंस कंसिस्टेंट इक्वेशंस कहलाती हैं। इसमें भी एक दो पार्ट हैं कि अगर रैंक ए और रैंक ए बी ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल हैं तो ऐसा सिस्टम यूनिक सोल्यूशन देता है। इंटरमीडिएट में हमेशा यूनिक सोल्यूशन ही सिस्टम के आते थे। सेकेंड वन इज रैंक ए और रैंक ए बी तो इक्वल है, बट ये नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है, जिसको हमने यहाँ आर माना है और आर <n लिख दिया है। मतलब जो भी रैंक आएगी, लेकिन रैंक ए और रैंक ए बी तो इक्वल होगी लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल से कम होगी। ऐसा सिस्टम इनफाइनाइट सोल्यूशन देगा, मीन्स वेरिएबल की एक से ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी।
एंड नेक्स्ट वन इज इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। इनकंसिस्टेंट इक्वेशन यानी रैंक ए बी से कम होगी। मीन्स सोल्यूशन निकलने के लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या है, या कंसिस्टेंसी के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि रैंक ए और रैंक ए बी इक्वल होनी चाहिए। देन अगर रैंक ए और रैंक ए बी नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल आ जाए तो यूनिक सोल्यूशन होगा, और नंबर ऑफ वेरिएबल से कम आती है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। एट द एंड ऑफ जब हम इचेलॉन फॉर्म में चेंज कर लेंगे तो रो ट्रांसफॉर्मेशन the value of z is calculated from the last equation, and then value of y, and finally the value of x are calculated by the backward substitution. मीन्स जो हमारी लास्ट में सिस्टम बचेगा उसको फिर से हम इक्वेशन फॉर्म में लिख लेंगे। लास्ट वाली इक्वेशन से हम z की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको जस्ट ऊपर वाली मिडिल वाले में यूज़ कर सकते हैं, या अगर 3 इक्वेशंस हैं तो मिडिल वाली में यूज़ कर लिया। वहाँ से फिर उसकी हेल्प से फिर ऊपर वाली इक्वेशन में, यानी 1 बाई 1 हम बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड से वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो हमने दिया है वो 3 वेरिएबल्स के लिए दिया है, इससे ज़्यादा वेरिएबल्स का भी हो सकता है। तो इन ब्रीफ हम ये पूरे डायग्राम से इस बात को समझ सकते हैं कि ये सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लिनियर इक्वेशन Ax इक्वल बी फॉर्म में होगा। पहले हम रैंक ए और रैंक ए भी फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ से 2 पार्ट होते हैं, लेफ्ट साइड है रैंक ए और रैंक ए भी इक्वल होगा। अगर ऐसा होगा तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। राइट साइड में रैंक ए और रैंक ए भी इक्वल नहीं है, इसका मतलब इस सिस्टम का कोई सोल्यूशन नहीं होगा और ऐसा सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा। फिर लेफ्ट साइड में देखिए रैंक ए और रैंक ए बी अगर इक्वल हैं और ये नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल हैं तो ऐसे सिस्टम के यूनिक सोल्यूशन हो जाएंगे। लेकिन अगर नंबर ऑफ अननोन से कम होंगे तो ऐसे सिस्टम के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस होंगे। होमोजेनियस सिस्टम को कैसे सॉल्व करें? होमोजेनियस सिस्टम मीन्स जिसमें बी इक्वल 0 हो जाएगा, ए एक्स इक्वल 0 फॉर्म। अगर राइट हैंड साइड 0 कोई भी कांस्टेंट नहीं है तो ऐसे सिस्टम का एक सोल्यूशन हमेशा होगा, यानी सारे वेरिएबल 0 हो जाए। एक्स इक्वल 0 इज ऑलवेज अ सोल्यूशन। इस सोल्यूशन का मतलब है कि जितने भी अननोन्स हैं वो हमेशा 0 लिए जा सकते हैं। ऐसा सिस्टम, ऐसा सोल्यूशन नल सोल्यूशन या ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। मीन्स इसका हमेशा एक ना एक सोल्यूशन निकलेगा ही। 0 सोल्यूशन यानी होमोजेनियस सिस्टम का हमेशा कंसिस्टेंट होता है। A system of homogeneous linear equation has either the trivial solution or an infinite number of solution. If rank equal number of unknowns, then system has only trivial solution, मतलब सारे वेरिएबल 0 होंगे। और अगर रैंक के नंबर ऑफ अननोन से कम हो जाएगा तो ऐसे सिस्टम के इनफाइनाइट नंबर ऑफ या नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। इस चीज़ को हम लोग इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि एक्स इक्वल 0 सिस्टम, इसका हमेशा एक सोल्यूशन होगा, क्योंकि रैंक ए और रैंक ए भी हमेशा इक्वल होगी। एक्चुअली बी होगा नहीं तो रैंक ए ही हुआ। अब यहाँ से 2 पोर्शन जाते हैं। लेफ्ट साइड में रैंक ए अगर नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल है तो ऐसे सिस्टम का यूनिक या ट्रिवियल सोल्यूशन होगा, मीन सारे अननोन 0 के इक्वल होंगे। और राइट साइड कहता है रैंक ए लेस देन नंबर ऑफ अननोन होगा, तो ऐसे सिस्टम के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस होंगे। एक चीज़ और नोट में देख सकते हैं कि 0 सोल्यूशन के लिए डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं होना चाहिए और नॉन 0 सोल्यूशन के लिए डिटर्मिनेंट ए 0 होना चाहिए। कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि टेस्ट द कंसिस्टेंसी एंड सॉल्व द फॉलोइंग सेट ऑफ इक्वेशन। इस सेट ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना और इसकी कंसिस्टेंसी चेक करना। आप देख रहे हैं यहाँ वेरिएबल्स 3 लिए गए हैं लेकिन इक्वेशन 4 हैं। ऐसा भी हो सकता है। इस पूरे सिस्टम को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, जिसमें लेफ्ट साइड जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए हो गई, फिर एक्स एंड देन बी। अब हम लोग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। ए मैट्रिक्स के एलिमेंट के साथ बी मैट्रिक्स को भी हम लोग लिख देंगे। नाउ अब हम लोग इस पर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाकर इसको इचेलॉन फॉर्म में चेंज करेंगे। तो हमने कुछ रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने शुरू किए। R2 की जगह पर R2 - 3R1, R3 की जगह R3 - 4R1, R4 की जगह R4 - 2R1। पहले कॉलम में नीचे की तीनों रो में 0 हो चुका है और साथ साथ नीचे वाली रो भी 0 हो चुकी है। सेकेंड रो में देखिए -5 है, तो इस पूरी रो को हम लोग -5 से डिवाइड कर देते हैं या -1/5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये पूरी रो में एलिमेंट 1 1 1 हो जाएंगे पहले वाली जगह 0 को छोड़कर। अब हमने किया R3 की जगह पर R3 + 11 R2, देन 0 0 6 6 हो गया। इस पूरी रो को हमने फिर 6 से डिवाइड कर दिया। अब आप देखिए इसमें डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट 0 हो चुके हैं। ये मीन्स ये इचेलॉन फॉर्म में चेंज हो गई है। यहाँ पर रैंक यानी ए वाला जो हिस्सा है, पहले 3 कॉलम्स
वो एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पूरा पोर्शन ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम सिर्फ ए वाले पोर्शन को देखें तो उसमें एक रो नीचे 0 हो चुकी है, हमें से उसकी रैंक 3 है, और पूरे पोर्शन को देखें तब भी रैंक 3 ही है। मीन्स यहाँ रैंक ए और रैंक ए भी 3 के इक्वल है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी 3 थे, यानी ये सिस्टम कंसिस्टेंट है और इसके यूनिक सोल्यूशन होंगे। इस मैट्रिक्स जो लास्ट वाला पोर्शन आया है, इस लास्ट वाले पोर्शन को हम लोग इक्वेशन फॉर्म में रिड्यूस कर देते हैं 1 to 1, यानी ये x1 + 2 x2 + x3 इक्वल 2 हो गया, x2 + x3 इक्वल 1 हो गया और x3 इक्वल 1 हो गया। इस पोर्शन को हम लोगों ने फिर से इक्वेशन फॉर्म में चेंज कर दिया। लास्ट वाले इक्वेशन से x3 की वैल्यू 1 आ गई, उसको ऊपर यूज़ कर लिया तो x2 की वैल्यू 0 हो गई है, फिर उसको ऊपर यूज़ कर लिया तो x1 वैल्यू 1 आ गई, यानी हमें सोल्यूशन मिला x1 इक्वल 1, x2 इक्वल 0 और x3 इक्वल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन B सच दैट द सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन दिस पोसेसेस ट्रिवियल सोल्यूशन। बी की ऐसी वैल्यू पता लगाइए कि इस होमोजेनियस सिस्टम के ट्रिवियल सोल्यूशन हो, और सेकंड वन इज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। और अगर ट्रिवियल सोल्यूशन मीन सारे वेरिएबल 0 और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है तो फिर उन सोल्यूशंस को हमें मैट्रिक्स मेथड से फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन देखिए, हियर वी हैव, ये सिस्टम हमें दिया गया है। इस सिस्टम को देखिए, अगर इस सिस्टम में हम एक्स वाई जेड की कुछ भी 0 0 0 वैल्यू ले लें तो ये हमेशा सेटिस्फाइड होंगी। मीन्स बी की कुछ भी वैल्यू हम रख दें, अगर एक्स वाई जेड 0 0 0 है तो ये सिस्टम या इक्वेशंस हमेशा सेटिस्फाइड होंगी। मीन्स फॉर ट्रिवियल सोल्यूशन वी नो दैट x इक्वल 0, y इक्वल 0, z इक्वल 0, सो b कैन हैव एनी वैल्यू, इसकी कोई वैल्यू हो सकती है। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देते हैं, ax इक्वल b फॉर्म हो गया। ए मैट्रिक्स को हम इचेलॉन फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, हम इचेलॉन फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, या हमने जो शॉर्टकट पीछे बताया था कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए डिटरमिनेंट को हम 0 भी ले सकते हैं, वो एक मेथड भी है, लेकिन हम इचेलॉन फॉर्म सही से कर रहे हैं। हमने इस पर ये रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाए, R1 को R2 में बदल दिया, R2 - 2 R1 कर लिया, R3 की जगह पे R3 - 1/1 लगाएंगे। पहले हमने R1 R2 को इंटरचेंज किया है, फिर सेकेंड हमने R2 की जगह पर R2 - 2 R1 किया है, फिर R3 की जगह पर R3 - 4 R1 और R3 की जगह पर फिर R3 - R2 किया है। फाइनली हमें ये मैट्रिक्स इचेलॉन फॉर्म में मिल गई है। अभी जो हमें लास्ट में मैट्रिक्स दिखाई पड़ रही है 1 1 3 0 -1 -4 0 0 B -8, उसमें लास्ट वाली लाइन 0 नहीं है। अगर हम लास्ट वाली लाइन को 0 नहीं लेते हैं तो इस सिस्टम के ट्रिवियल सोल्यूशन हो जाएंगे, लेकिन हमें नॉन ट्रिवियल इनफाइनाइट सोल्यूशन लाने के लिए लास्ट वाली लाइन को 0 करना होगा, तभी इसकी रैंक नंबर ऑफ अननोन से कम हो पाएगी। तो इसकी रैंक हमने 2 अगर रखनी है तो नंबर ऑफ अननोन्स से कम, तो हमें लास्ट वाली लाइन को 0 लेना पड़ेगा, यानी B -8 को हम 0 कर ले, मीन्स B इक्वल 8 हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस